हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी इंशा खान। और आज हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट यानी कि हम एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले 1 अक्टूबर को, एंड टुडे इज़ 3 अक्टूबर। और आज इस 3 अक्टूबर में मैं सेकंड पार्ट ले आई हूँ इस सीरीज़ का। तो बी रेडी, अपनी नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। और आज भी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले होंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, बिकॉज जितने भी सारे चैप्टर्स आपके क्लास 10th के यहीं पर मैं कंप्लीट करवा रही होंगी। एंड एक और बात जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि इस सीरीज़ में मैं नोट्स तो बनवा रही हूँ, या खुद लिख कर पढ़ाऊँगी, वो तो बात आपको पता है, ठीक है। नहीं तो ये बता दूँ, मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं नोट्स भी मैं खुद लिख कर बनवा रही होंगी और आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रही होंगी। और साथ साथ मैं आपको, यू कैन सी हियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रही होंगी। हर पेज पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रही होंगी साथ साथ, और लिख कर पढ़ा भी रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्लास। नोटबुक वगैरह सब अपनी निकाल लीजिए, रेडी रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था विद आवर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग तक हो गया था, बैलेंसिंग तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं विद द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है yeah. we are going to start with types of chemical reaction. कोशिश करूंगी मैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा पाऊँ, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट ये वाला टॉपिक तो देख लेना। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला टॉपिक है, कोरोजन एंड एसिडिटी वाला टॉपिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मुझसे भी आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, मैं सब करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं इसी में सब कुछ करवा रही हूँ, इसी क्लास में सब कुछ हो रहा होगा, आपका ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में स्टार्ट किया है, तो पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ फ्लो चार्ट नहीं बनाया क्योंकि मेरी लाइन सीधी बनेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो टाइप 4 तरह के केमिकल रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद, किसके साथ स्टार्ट करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप से स्टार्ट करते हैं, और पहला टाइप हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वर्ड से क्या होता है, क्या मतलब, एक वर्ड आता है कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिला देना, दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देने का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसको ही हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको लिखिए, इस मेरे साथ लिखिए इसको, when two or more reactants combine, मिल जाते हैं, combine यानी मिलना, combine to form a single product, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं हम A प्लस बी, यानी दो रिएक्टेंट मिलकर हमने एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। ये एक नॉर्मल आपका रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है, और इसी से हम सब पूरी डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। एक बात मैं बता दूं कि बेटा इसके जो एग्जांपल्स है ना, उसमें से पीवाईक्यू भर भर के पढ़े। जो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लिखवा रही होंगी ना, सब पीवाईक्यूज है, सब, लिटरली सब। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं ना, वो सारे ऑलमोस्ट सब पीवाईक्यूज है। तो कोई भी रिएक्शन मिस नहीं करना है एनसीईआरटी का, कोई भी, हर एक रिएक्शन पढ़कर जाना, ठीक है। तो पहला हमारा एग्जांपल आ जाता है
फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है सबसे कॉमन, जो कि जिसमें से तो पीवाईक्यू इतने हैं मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती, बहुत पीवाईक्यूज हैं उसमें से, और प्लीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहीं पर आप लोगों के सामने, मार्क इट, 3 स्टार्स मार्क कर रही हूँ। 3 स्टार्स का मतलब है इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ। हाँ, तो ये एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो अगर पेपर में क्विक लाइम आ जाए इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो समझ जाना कैल्शियम ऑक्साइड की ही बात हो रही है। एक सेकंड, ठीक है। हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को जब हम पानी में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो हमारा स्लेक्ड लाइम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, स्लेक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, CaOH2। लास्ट क्लास में बताया था, दिस OH रिप्रेजेंट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है साथ में, कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी साथ में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा क्विक लाइम है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पर लिख दूँ क्विक लाइम। क्विक लाइम वाटर के साथ जब मिलती है तो हमारा स्लेक लाइम फॉर्म होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और कुछ हीट भी रिलीज होती है। तो इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं और इसका मैं पूरा प्रॉपर बता रही हूँ कि क्या क्या है। इसमें एक बॉक्स दे रखा है एनसीईआरटी में जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। दिस स्लेग लाइन, ये वाली जो स्लेग लाइन होती है, इट इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। घर में जब घर बनते हैं तो वाइट वॉश करवाते हैं, सबसे पहले पेंट करवाने से पहले हम वाइट वॉश करवाते हैं। वाइट वॉशिंग में स्लेग लाइम यूज होती है। वाइट वॉशिंग में कौन सी स्लेग लाइम यूज होती है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग में हमारी स्लेग लाइम यूज होती है। हाँ हाँ हाँ, सही हो गया बस। हाँ, ऑलमोस्ट सही है, लिख दूंगी मैं ऊपर जो नहीं आएगा। हाँ जी, तो व्हाइट वॉशिंग में हमारी क्या यूज होती है, स्लेग लाइम यूज होती है। और द स्लेग लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब हम व्हाइट वॉश करवाते हैं ना, तो व्हाइट वॉश करवाने में क्या होता है, ये जो स्लेग लाइम होती है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। हम रिलीज करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाती है एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। काफी बच्चे मैंने ये देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को स्लेग लाइम लिख जाते हैं, जो कि नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट, और इसमें साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, और ये दिस कैल्शियम कार्बोनेट जब हम व्हाइट वॉश करवा देते हैं कब फॉर्म होता है, आफ्टर 2 to 3 days, फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉश, फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days, 2 to 3 days, 2 से 3 दिन बाद ये फॉर्म होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, कि ये जो मार्बल जो है ना, मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना, वो भी कैल्शियम कार्बन CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही केमिकल फॉर्मूला है मार्बल का भी। अब एक बात मैं बता दूं, ये था हमारा एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पर आपने अच्छे से देखा होगा, एक मीडियम में मैजिक पेन होता है, हाँ जी, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है और वाटर है मिलकर इसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, यानी दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ये एग्जांपल है, और इसके एग्जांपल पर ही क्वेश्चन है। कहीं कहीं पूछ रखा है ये किस कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। कहीं कहीं ये मैं आपको दिखा दूंगी, इसके आगे पीवाईक्यूज मैं आपको दिखाती हुई चलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे, 2 एग्जांपल्स और लिख लो, वो बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैं लिखवा रही हूँ। एग्जांपल्स हैं, वाटर, पता है वाटर 2H2 plus O2 gives out 2H2O। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे, दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन,
तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2, डन, कंप्लीट। ठीक है, तो ये थे हमारा, ये सब हमारा क्या था, हाँ, ये सबसे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे एक दो चीजें जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगी, वो था हमारा, वो क्या था हमारा, वो था आपके दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाऊंगी सबसे पहले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने थोड़ा सा बताया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में, अब मैं यहाँ पर पूरा आपको फुल डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैंने मतलब भी बताया था। एक्सो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और थर्मिक मतलब जो थर्म वर्ड होता है, इट इज फॉर हीट, और एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंड द वर्ड थर्म फॉर हीट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड, इनसाइड, हीट हीट। तो यहाँ पर इसका आउटसाइड इनसाइड हीट से क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या होता है, आपकी हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, इवॉल्व यानी हीट रिलीज हो रही है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। और जहाँ पर हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं यानी यूज करते हैं तरीके से, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी, तो नॉर्मली पहले आप लिख लो ऐसे ही। चलो एक काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलती हूँ। कितनी स्लाइड में सर, हाँ अच्छी बात है। फर्स्ट हमारा आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करती हूँ मैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पर हीट इज रिलीज, द रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल यहाँ ऊपर बताया था आपको कि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बेटा हीट रिलीज भी होती है। तो सेम एग्जाम्पल जैसे एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का यही होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 के साथ साथ कुछ हीट भी रिलीज होती है। पहला एग्जाम्पल तो ये रहा। इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल हमारा आ जाता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पर आपके बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पर आपके कुछ PYQs हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन। मीथेन इज आर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमारी होती है मीथेन गैस, CH4, इसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, मीथेन वगैरह, मीथेन, इथेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब हम पढ़ेंगे हम आपके चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी होती है, कुछ बच्चों से नहीं हो पाती, लेकिन मैं इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग बना दूंगी आपके लिए, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ाऊंगी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट लेक्चर, वो भी आएगा, कुछ थोड़ा टाइम में आएगा लेकिन आएगा। तो जब हम मीथेन को बॉन्ड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्स्ट, तो हमारा फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, और कुछ हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये है हमारा CH4, जो कि हमारी नेचुरल गैस है, बर्न हो रही है, और CO2 फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है, और कुछ हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है, थर्ड हमारा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रेस्पिरेशन। देखो फोटोसिंथेसिस पर तो ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, और रेस्पिरेशन पर भी शायद एक आध क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, वो पूरी इक्वेशन लिखकर बताओ, तो आपको इक्वेशन पूरी आनी चाहिए। ये हमारा क्या होता है, C6H12O6, ये क्या हमारा, व्हाट इज दिस, इट इज ग्लूकोज। क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, पानी बनाएंगे, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इसकी इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है, और एक और बात आती है इसमें, नेक्स्ट चीज, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, जो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको करना ही करना है, जहाँ मैं स्टार लगाऊंगी वो करना ही करना है। दिस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की आई हुई, और मैंने शायद स्लाइड में डाल भी रखी है, जितना मुझे पता है, कहीं तो डाल रखी है, चलो मैं आपको दिखाऊंगी। फोटोसिंथेसिस की आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ जी, और फिर हमारा तीसरा जो आता है,
तीस कौन सा एग्जाम्पल था, चौथा एग्जाम्पल आएगा अब आपका। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या होगा, हाँ जी फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, क्विक लाइन था, वाटर, वही वाला रिएक्शन लिखेंगे मैं दोबारा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, प्लस कुछ हीट रिलीज होती है। तो ये भी किस तरह का रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक जहाँ पर हीट रिलीज हो रही है वहाँ आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिल जाएगा। हमने काफी रिएक्शंस ऐसे भी पढ़े थे पहले, यानी इसी चैप्टर में, जो लास्ट क्लास में, जहाँ पर हीट रिलीज हो रही थी। तो आप मुझे वो वाले बताना रिएक्शन कमेंट्स में, कमेंट्स करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो, और इसको लाइक कर देता वीडियो को तो फिर मुझे पता चल ही जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो इफ यू आर वॉचिंग इट सो प्लीज लाइक इट, थोड़ा सा भी देख रहे हो तो लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, वैसे पूरा देखो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने हैं आपके। पांचवा है कि जितना भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं वेजिटेबल मैटर का इन कंपोज, वो भी हमारा सब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एक बात इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो डोंट फॉरगेट कि केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी कि वहां पर हीट रिलीज होती है। ठीक है, और इसकी एक इक्वेशन भी लिख लो, छोटी सी इक्वेशन है, वो क्या है कि रिएक्टेंट, इससे थोड़ा याद रहता है, प्रोडक्ट प्लस ये चीजें, ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये आपके माइंड मैप्स में बहुत काम आता है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट। भाई डब्बा खुद बना लेना, मेरे से तो बनने दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पर हीट इवॉल्व होता नहीं, जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है। मैं एग्जांपल्स के तौर पर बताऊंगी, जहाँ पर रिएक्टेंट प्लस हीट, हीट एक्चुअली तो यूज हो रही है और प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। हीट इज एब्जॉर्ब, मुझे आप कमेंट्स में बताना कौन सा हमने रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा था जो एंडोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक था, क्योंकि मैं वो रिएक्शन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। वो वाले रिएक्शंस आपको खुद बताने, चेक करना, नोट को पलटना और चेक करना। ठीक है, थोड़ा इससे आपको अंदाजा भी होगा, और आपसे वही क्वेश्चन पूछी जाती है मोस्टली, ऐसा यही होता है। मोस्टली क्या मतलब, मैंने हर पेपर में ऐसा ये देखा है कि कोई जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखे हैं ना वही पूछा जाता है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मैं आपको देती हूँ। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एग्जाम्पल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपको जो पीवाईक्यूज करवाऊंगी वो पहले सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करवा लूँ फिर कर पाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लेंगे और उसको हीट करेंगे। नाइट्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, हीटिंग करी तो हमें मिल जाएगा 2NO, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में। एक बात लिख लो, अच्छा एक बात लिखने से पहले ये लिख लो कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने बनाया था, यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ हमने बनाया था, हियर, यहाँ देखिए, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमें जो स्लेट लाइन थी जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होती थी, जब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करी थी, हाँ जी, तो हमारी क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था प्लस वाटर बना था। अब मैंने क्या करा, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, ठीक है, और इसको हीट कर दिया। जब मैंने इसको हीट किया तो फिर मेरे पास जो प्रोडक्ट मिले वो मुझे मिले कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज व्हाट, बताना कमेंट, बता रखा है मैंने ऑलरेडी, कैल्शियम कार्बोनेट, और सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करा तो मुझे मिला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम बताना, मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, लिख देना कमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है, पहला एग्जाम्पल तो ये था, दूसरा ये था, तीसरा एग्जाम्पल हमारा आ जाता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
और इसको मैं पहले छोटा कर लूँ। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस की मैं यहाँ बात करती हूँ। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है, कंफ्यूज मत होना, और इसका PYQ भी आया हुआ, मैं लिखूंगी पहले इक्वेशन लिख दूँ। 6CO2 प्लस 12H2O, ये इक्वेशन मत भूलना, याद करनी है ये। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये इक्वेशन तो आपको बायो में मिल जाएगी, केमिस्ट्री में मिल जाएगी अब आपको। तो आपका फॉर्म होता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं यहाँ पर जब हमने फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन किया। ठीक है, इसके बाद इसकी आपका जो मैंने बताया था PYQ आया हुआ है, फोटोसिंथेसिस पर आपका PYQ आया हुआ है, मैं आगे दिखा दूंगी। स्टार बना लो उस पर भी, क्योंकि आ सकता है, इस बार भी आ सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, इस बार भी आ सकता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। एक चीज है, जैसे कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं पहले पढ़ा देती हूँ, तो आप खुद समझ जाओगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, और ये भी PYQ आएगा। ऑल डिकम्पोजिशन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना कि ये डिकम्पोजिशन, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा, इनका ना यूज किया गया है, इनको ना यूज किया गया है आपको थोड़ा अलग वे में। आपसे डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, मतलब सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, डायरेक्टली कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, मैं भी नहीं पूछूंगी आपसे। नॉर्मली पूछा यही जाएगा, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे बोल दिया जाएगा इसमें बताओ कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये कौन सा है। तो वहां पर ऑप्शन 1 एंड 2 होगा, 2 एंड 3 होगा, 1 एंड 4 होगा, तो काफी सारे इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, और मैं ये चीज आपको आगे दिखाऊंगी PYQ में। तो स्टार्ट करते हैं विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया है वो अपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कैसे अपोजिट होता है, यानी दिस प्रोडक्ट जो आपका बना होता है वो टूट कर रिएक्शन बन जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, ये रिएक्शन ही कहलाएगा। द रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, रिएक्शन in which a compound splits up into two or more, it splits up into two or more products, similar substance के product सिंबल। ठीक है, अब इसके बाद एक बात आती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना 3 तरीके के हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला तरीका हमारा आता है, फ्लो चार्ट नहीं बना रही क्योंकि मेरे से मैं लिखूंगी तो अजीब सा हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं, अच्छा कलर है। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा है, हाँ इलेक्ट्रोलिटिक, और तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका दे रखा है वो है फोटोलिटिक। अब मैं इसको यहीं पर फोटोलिटिक यहीं पर बता देती हूँ इसका क्या क्या मतलब है, थर्मल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलिटिक का, फोटोलिटिक का।
मतलब कि हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि या तो वो टूट सकता है थ्रू हीट के थ्रू, या तो हम उसको तोड़ दें कंपाउंड को, हीट प्रोवाइड कर हीट दे दें तो वो टूट जाएगा, या हम क्या करें उसको बिजली दे दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या हम तीसरा क्या कर सकते हैं उसको सनलाइट दे दें। क्या दे दें? सनलाइट दे दें तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। तो थर्मल यानी थर्म मतलब मैंने बताया था हीट के थ्रू, इलेक्ट्रोलिटिक यानी हीट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन, और फोटोलिटिक यानी हम सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है थर्मल, जल्दी जल्दी मैं करवा रही हूँ, दबाऊंगी भी नहीं लेकिन। पहला आ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है, वो मैंने आपको लिखवा दिया कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि जहाँ पर रिएक्टेंट या कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट यूजिंग हीट, ठीक है, बाय हीटिंग। सबसे पहले एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, क्योंकि हमने ऊपर भी रिएक्शन लिखा है, बस वही रिएक्शन में यहाँ लिख रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ये सिंबल होता है फॉर हीटिंग, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर हीटिंग, ट्राइंगल जो होता है। कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिकम्पोजिशन होता है फेरस सल्फेट का, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन, और ये आपकी जो इलेक्ट्रोलिटिक है, फोटोलिटिक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये आपके एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन एक्टिविटी बता रखा है। डिकम्पोजिशन बाय और डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। राइटिंग गंदी लग रही होगी, है गंदी, क्या करूं, इस पर तो और बुरी हो रही है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को हम FeSO4 7H2 बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं ना फेरस सल्फेट का, तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो फेरस सल्फेट है FeSO4 7H2O डॉट 7H2O, ये पानी को लूज करता है। जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो सबसे पहले इसमें बाय हीटिंग क्या होता है, पानी लूज करता है, यानी FeSO4 बन जाता है प्लस 7H2। अब एक बात और आती है कि यहाँ पर ये जब यहाँ होता है ना, तो ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं, यानी जब ये पानी से अलग हो जाता है, तो ये बेटा व्हाइट कलर का बन जाता है, व्हाइट कलर का बन जाता है, ठीक है। अब ये हमने जो पैरासल्फेट लिया है, इस पैरासल्फेट को मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रही हूँ, तो मैं इसलिए 2FeSO4 लिख रही हूँ। जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो हमारा फॉर्म होता है Fe2O3, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और जो हमारे ये जो बनता है ना फेरिक ऑक्साइड, ये होती है हमारी रेडिश ब्राउन कलर की, दिस फेरिक ऑक्साइड ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, ठीक है, डन। तो बस इतना सा था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को मुझे समझाने के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को मुझे समझाने के लिए आपको एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, और इस डायग्राम पर तरफ फोकस करना, लिखने मत बैठना, पहले फोकस करो। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, पहले या तो मैं लिख दूंगा, एक काम करती हूँ, पहले लिख इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड मुझे लिख सकता हूँ, फिर बताऊंगी। हाँ जी, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। यहाँ पर सामने ना पेन, हाँ यहाँ पर बेटा वाटर स्प्लिट हो रहा है, वाटर को तोड़ रहा है। अब वाटर तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा एज इक्वेशन। तो यहाँ पर वाटर तोड़ने के लिए हमने एक ले लिया प्लास्टिक मग, यहाँ आपको दिख रहा होगा, हमने प्लास्टिक मग ले लिया, और यहाँ पर ये जो दो टेस्ट ट्यूब लगा दी, इस प्लास्टिक मग में हमने दो टेस्ट ट्यूब लगा दी, और यहाँ नीचे छोटे छोटे होल कर दिए, और यहाँ हमने लगा दिया रबर स्टॉपर, और यहाँ से इन टेस्ट ट्यूब में और अंदर रख दिया हमने ग्रेफाइट। मेरा पेन कहाँ चला जाता है यार, हाँ,
यहाँ हमने रख दी ग्रेफाइट रॉड और इसमें पानी भर दिया। अब जब हमने पानी वानी भर दिया, सब कुछ कर दिया, तो बेटा हम बैटरी लगा देंगे ना। बैटरी कहाँ गया, हाँ ये रहा। बैटरी जब हम लगा देंगे और हम इसको करेंगे तो हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं पाएगा, हाइड्रोजन और वाटर अलग हो ही नहीं पाएंगे, हाइड्रोजन वाटर का स्प्लिट अप हो ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि वाटर जो है, पानी जो है, यहाँ पर हमने प्योर वाटर लिया था, यहाँ पर जो हमने वाटर लिया है ये प्योर वाटर लिया हमने, और ये प्योर वाटर जो हमने लिया है इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है ये? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसको मैं 4 से कम कर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। दिस वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब ये हमारा स्प्लिट अप हो ही नहीं रहा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको स्प्लिट अप करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम इसमें ऐड कर देंगे एसिड। अच्छा एक बात और बता दूं, हमने एसिड ऐड किया, हमने यहाँ पर इस जगह लगा दिया एनोड और इस जगह लगा दिया कैथोड। अच्छा एनोड और कैथोड क्या होता है, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है 9th क्लास में पढ़ा होगा एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। नहीं पढ़ा तब भी मैं बता देती हूँ, 9th में तुम पढ़ते नहीं है। एनोड और कैथोड आर दी इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये, और एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करना है, जब हमने यहाँ पर एसिड डाला और उसको स्प्लिट अप करा तो बेटा वो स्प्लिट अप हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग जगह स्प्लिट अप हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग जगह स्प्लिट अप हो जाएंगे, और बस यही होता है इसमें। हमने यहाँ पर एसिड के थ्रू स्प्लिट अप करा है। तो मैं इसको लिखवा देती हूँ प्रॉपर ढंग से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और इस पर तो क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्या क्वेश्चन आया हुआ वो भी मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? लिसिस यानी ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन होने को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। पानी का ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमने 2H2O लिया और हमने इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, 2H2 प्लस O2। तो हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया और हमने क्या ऐड किया पानी में? क्या ऐड किया हमने पानी में? एसिड ऐड किया। तो हमने क्यों किया? क्योंकि प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, electricity. Therefore, we added acid to the water, to water, to split up, to split up water into hydrogen and oxygen. अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि जैसे हमने मान लो कि हमें पता कैसे चला कि कहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, कहाँ हमारा ऑक्सीजन है। तो बेटा यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो एनोड है की साइड है, एनोड के साइड आपको मिलेगी। हाउ डू वी टेस्ट, कैसे पता चलेगा? तो फिर हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडल का। किसका यूज करते हैं? कैंडल का यूज करते हैं। यहाँ लिख दूँ मैं, कहाँ गया मेरा फैन ही नहीं मिलता मुझे। हम यहाँ यूज करते हैं कैंडल का। किसका यूज करेंगे? कैंडल। कि मुझे पता लगाना है कहाँ पर भाई मेरा वो है हाइड्रोजन है और कहाँ मेरा ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या करा, कैंडल का यूज किया, और कैंडल का यूज करने में मुझे ये पता चला कि जब मैं एनोड की तरफ कैंडल लाई, एनोड की तरफ मैं जब कैंडल लाई तो मुझे बिल्कुल एक ब्राइट फ्लेम मिली, ब्राइट फ्लेम मिली, ठीक है। और जब मैं कैथोड की तरफ कैंडल लाई तो क्या हुआ? पॉप साउंड हुआ। क्या हुआ? पॉप साउंड आया। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, जहां ब्राइट फ्लेम आई, कि जहां मेरी ब्राइट फ्लेम आई होगी, हाँ जी, जहां मेरी ब्राइट फ्लेम आई, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैंडल से जब मैंने टेस्ट किया, एक जगह एनोड पर और एक जगह कैथोड पे। एनोड पर मुझे ब्राइट फ्लेम मिली, कि ब्राइट फ्लेम से क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंबशन को और सपोर्ट करता है। तो यानी
यहाँ एनोड की तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, और कैथोड में हमें पॉप साउंड दिखी, तो यानी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे याद करना है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका सिंपल तरीका है याद करने का। एनोड वर्ड में, एनोड वर्ड में आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा O यानी ऑक्सीजन, और कैथोड वर्ड में आपको यहाँ पर H मिलेगा। O भी है लेकिन H भी मिलेगा, तो यहाँ पर इससे आप याद कर लोगे यहाँ पर हाइड्रोजन है, और पॉप साउंड हमेशा हाइड्रोजन साउंड, हाइड्रोजन देता है। ठीक है, रिमेम्बर। इसके बाद हमारा चीज आ जाती है, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया वाटर का। हाँ, एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है, मैं इसको छोटा करूँ। छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो। आई, क्या हुआ? थोड़ा सा छोटा कर दो। हाँ जी, बहुत स्पेस है हमारे पास लिखने के लिए, यही लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि जब हम वॉल्यूम का रेशियो करते हैं, वॉल्यूम का रेशियो जब हम करते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, जब हम वॉल्यूम रेशियो करते हैं तो हमें मिलता है 2:1। लेकिन हमें मास रेशियो पर भी क्वेश्चन आएगा, और मास रेशियो का क्वेश्चन आएगा 2025 में, यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। जब आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे अभी, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है मास रेशियो पर, वॉल्यूम रेशियो पर नहीं आया हुआ, मास रेशियो पर आया हुआ है। तो कुछ नहीं पता, पिछली बार मास रेशियो में पूछ लिया था, इस बार वॉल्यूम रेशियो पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं पता कि इस बार भी मास रेशियो पर क्वेश्चन पूछ लें। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि मास रेशियो क्या होता है हमारा। मास रेशियो के लिए, और मास रेशियो वैसे हमारा जो होता है, वैसे तो इसका जो मास है, मास का रेशियो है वो होता है 1:8। अब ये कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ देखोगे कि 2 मोल्स ऑफ H2O में आपको 2 मोल्स ऑफ कितने मिलते हैं, H2, और 1 मोल ऑफ O2। मोल्स हमें कैसे पता चलते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2, दैट इज मोल, और यहाँ भी 2 लिखा है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, तो वी कंसिडर इट एज 1। ठीक है, तो 1 मोल हमारे पास O2 का है, और 2 मोल्स हमारे H2 के हैं। तो H2 के मोल्स, H2 का मोलर मास क्या होता है, यानी हाइड्रोजन का मोलर मास होता है हमारे पास 2, और 2 मोल्स हैं तो हमने 2 into 2 कर दिया, तो बन गया 4। और ऑक्सीजन का मोलर मास, हमारा मोलर मास होता है 32। ठीक है, और हमने इंटू 1 कर दिया तो ये आ गया 32। तो हमने 4/32 जब हम करेंगे तो 4 मतलब 4, 4 8 32, तो 1:8 हमारा मोलर मास रेशियो आ जाएगा ऑफ किसका, हाइड्रोजन और वाटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की लास्ट स्लाइड आती है, वो आती है फोटोलिटिक की। फोटोलिटिक में जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोटोलिटिक में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करने से वो स्प्लिट अप हो जाता है इंटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का एग्जाम्पल दे रखा है। उसको जब हमने सनलाइट में रखा, जब उसको हमने सनलाइट दी, AgCl को सनलाइट में रखा, अभी नीचे डायग्राम में ये दिखाऊंगी मैं, सिल्वर, तो हमें स्प्लिट अप हो जाता है इंटू 2Ag प्लस Cl। तो पहले तो AgCl जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब ये स्प्लिट अप हो जाता है तो सनलाइट पे बन जाता है ग्रेइश कलर का, ग्रेइश कलर का बन जाता है। ठीक है, स्प्लिट अप होने के बाद, और सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल्स में कैप्ट करते हैं, यानी डार्क बॉटल्स में रखते हैं। क्यों क्यों रखते हैं डार्क बॉटल्स में, इसका रीजन ये है कि डिकम्पोजिशन ना हो, कभी सनलाइट से एक्सपोजर और डिकम्पोजिशन, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट ऐसे लिख लेंगे, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। इसके बाद एक और हमारा एग्जांपल आ जाता है यहाँ पर 2AgBr का, 2AgBr का, जिसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं और बन जाता है 2Ag प्लस Br। ठीक है, इसका भी डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो और वही सेम व्हाइट और ग्रेइश कलर आ जाता है। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट लिखी है, जो आपको PY2 में पूछ ली गई है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि जो ये जो है ना हमारा AgBr, तो ये AgBr पहले हम यूज करते थे, पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी,
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें हम ये यूज कर देते हैं A2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर आपकी इमेज दे रखी है कि हमने इसको सनलाइट में रखा, ठीक है, ये हमारी चाइना डिश है और यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड रखा और ये बन गई वाइट, ठीक है। और ये जो हमारा AgBr हो रहा है यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, यानी हम न्यू उस पर आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पर, वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नहीं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मैं इक्वेशन लिखती हूँ फिर बताती हूँ। ये क्या कर दिया आपने मैम, ये क्या हो गया? तो इसमें क्या हुआ है कि ये आपको दिख रहा है, ये एक हमारा मान लो मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर एक और मेटल है जो कि एक दूसरे जुड़े हुए हैं, मान लो कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो एक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह के रिएक्शन होते हैं जहाँ पर रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes the place of, लिखते रहो मेरे साथ, ओहो राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई तो, takes the place of another element, ठीक है, in a compound, यानी कि ये कंपाउंड दे रखा है आपको, ठीक है, और यहाँ एक एलिमेंट दे रखा है। तो ये जो एलिमेंट है इसने बी की जगह ले ली और बी को निकाल दिया बाहर, यानी ये इसके साथ शिफ्ट हो गया और बी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। सेम इन केस इन एवरीडे लाइफ, जो हमारा होता है कि एक की जगह रिप्लेस कर देता है कोई और, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक को हटा दिया दूसरे की एंट्री करवा दी, और जो ज्यादा रिएक्टिव है उसकी एंट्री हो जाती है और जो कम रिएक्टिव है उसकी एंट्री को हटा देते हैं। तो बस जाओ, बस बहुत हो गया, ठीक है। एवरीडे लाइफ में ये होता है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और replaces more reactive element, दुख दर्द पीड़ा, more reactive element displaces a less reactive element, जो पुराना हो गया उसको हटा दो, बस बहुत हो गया, अब एक नया ले आओ, ठीक है, ऐसा मत करना। ट्रॉमेट कंपाउंड गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। एग्जाम्पल दे रखा है, ये मैंने इसके ऊपर ना एक और इमेज थी वो मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं उसको समझाऊंगी और फिर आपको ये इमेज शो करूंगी। मेन इमेज है वो ये कि हमने लिया आयरन नेल, 3 आयरन नेल लिए। आयरन नेल पता है क्या होता है, कील जैसे आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। 3 आयरन नेल लिए, ये रहा आयरन नेल हमारा, दिख रहा होगा इमेज में, ये हमारा आयरन नेल है। हमने 3 आयरन नेल लिए, या 2 भी ले सकते हो, 2 आयरन नेल ले लो, ठीक है, ठीक है। मैंने उस आयरन नेल को क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। किसमें डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। अब ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, मैंने उसमें आयरन नेल डुबो दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखूंगी मैं कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म होता है। अब ये क्या है, क्या समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आयरन नेल था, मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, 20 मिनट बाद मैं देखूंगी एक आयरन नेल डाला है और एक मैंने नहीं डाला है। याद रखना, एक आयरन नेल मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया और एक नेल मैंने बाहर रखा, ठीक है। अब क्या करा मैंने, जब वो मैंने नेल बाहर निकला, आयरन नेल जब हमारा बाहर निकला, तो हमने देखा कि उस पर कुछ ऐसा हो गया। थोड़ा सा ओपन करूँ, हाँ जी, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वो ऐसा हो गया, उसको ब्राउनिश 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 अपीयरेंस आ गया। लेकिन जो आयरन नेल बाहर था ऑलरेडी, वो तो नॉर्मली वैसा ही है। अब इसके साथ इधर आ जाओ, अब एक टेस्ट ट्यूब, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी,
एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, मेरा नॉर्मल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये रहा, और एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट डाला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नहीं डाला था। अब हमने देखा कि जो रिएक्शन मिक्सचर यानी टेस्ट ट्यूब बी थी उसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था इसको कंपाउंड को डिस्प्लेस कर दिया। ये ब्लू कलर का होता है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, और डिस्प्लेस कर दिया और पैरा सल्फेट हो जाता है। ठीक है, यानी वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा था और इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं इसी तरह। तो इसमें इसमें से दिस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। इवन 2025 में मैंने आपको देखा तो 2 क्वेश्चन इसी में थे, इसी के थे। 4 मार्क्स का दे रखा है आपको, 4 नंबर का आएगा ये चैप्टर आपको 2025 में। वैसे 5 नंबर का आता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ 4 नंबर का दे रखा था। ठीक है, तो उसकी कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड एसिड इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज इट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसको समझने के लिए मैं इस स्लाइड पर आऊंगी। यहाँ पर मैंने ये आपको नहीं पढ़ाई, ये जो इमेज थी वो ये था कि बेटा जब डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो मेटल जो है क्या होता है, कोई मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। ये एक हमारी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, प्लैटिनम। ठीक है, इसका जो निमोनिक है वो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी और जेब्रा इंस्टेड, सॉरी नहीं, आई लाइक हर आयरन, आई लाइक हर क्लेवर। मर्करी इसमें नहीं दे रखा, आई लाइक मर्करी ऐसे ही याद कर लेना, क्लेवर, स्मार्ट, जीनियस और प्लैटिनम का पर्सनालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, कॉलिंग मी जेब्रा, आई लाइक हर क्लेवर, स्मार्ट, जीनियस, पर्सनालिटी, जीनियस, पर्सनालिटी। ये मैंने आपको न्यूमोनिक बता दिया है। ठीक है, प्लीज से P for potassium, sodium for stop, calcium for calling, me for magnesium, aluminium for zebra, I like her, clever, मर्करी ऐसे याद कर लेना, क्लेवर, स्मार्ट, जीनियस, पर्सनालिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अब आप यहाँ पर आपको नोटिस करना है, जो मेरा मकसद था कि ये था इसको बताने का कि जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल्स है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन इससे नीचे जो आपके मेटल्स हैं वो आपको डिस्प्लेस, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। और ये मैं आपको बताऊंगी थ्रू एन एग्जांपल। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस H2SO4, तो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का क्या मतलब था कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी फॉर मैग्नीशियम था, याद रखो। ठीक है, मी फॉर मैग्नीशियम, तो इसलिए वो हाइड्रोजन से ऊपर जो वाले मेटल्स हैं वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स रिप्लेस नहीं कर सकते। जस्ट गिव मी अ मिनट, अ मिनट, अ मिनट। जी, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रह गया है बस, अब ये 5 मिनट का टॉपिक रह गया बल्कि, फिर इसके बाद क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड गया मेरा, एक तो मुझे पेन ही नहीं मिलता, कहाँ चल रहा है ये, कहीं चल रहा है ये, क्वेश्चन समझे।
कहीं छोटी जगह से तो चल ही नहीं रहा था कंटिन्यू किया। यस तो मेरी वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप रहेगी, लेकिन कोई नहीं, वी विल कंटिन्यू इट। ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने ये जैसे पढ़ रखा था, मेरी स्क्रीन बस दिखनी चाहिए और मेरी वीडियो दिखने ना दिखे, कोई उससे मतलब मसला नहीं है। तो क्या पढ़ कर रही थी, हाँ, कॉपर क्लोराइड जो है प्लस लेड, ठीक है, और ये हमें क्या कर रहा है, PbCl बन रहा है, PbCl2 प्लस कॉपर। अब दोबारा एक्टिविटी सीरीज में जाओ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन, हाँ आ गया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक फॉर लेड, लेकिन कॉपर हमारा नीचे है, कॉपर हाँ हमारा हाइड्रोजन से नीचे है और लेड से भी नीचे है, तो इसलिए इसने रिप्लेस कर दिया। तो प्लीज इसको आप याद कर लें उसी एक्टिविटी सीरीज को। और कॉपर क्लोराइड जो है वो ग्रीन कलर का होता है हमारा, ठीक है, और लेड क्लोराइड जो है वो हमारा कलरलेस हो जाता है, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद हमारा आता है एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है, वो दे रखा है जिंक का, Zn plus CuSO4 gives out ZnSO4। Zn हमें पता है ऊपर ही है, मुझे अच्छी तरह याद है, वो न्यूमोनिक से याद कर रखा है मैंने, तो इसीलिए इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस ये होने ही वाला है टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें ऐसे रिएक्शन, मैं पहले आपको लिखवाती हूँ, रिएक्शन इन विच देयर इज exchange of ions between two compounds to form two new compounds। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे दो हमारे AB प्लस CD है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया AD प्लस BC हो गया, यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसे कैसे कि यहाँ पर जैसे ए बी था, ए बी की जगह क्या आ गया, ए और डी मिल गए और बी और सी मिल गए, एक्सचेंज हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया 2 नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यही है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने एक पेज पर लिखवा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है प्लस NaCl। अब जो पहले वाले जितने भी रिएक्शंस थे ना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए, उसमें से बताना कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, खुद करना समझ जाओगे, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो AgNO3 था, ठीक है, जब AgNO3 और NaCl मिले तो यहाँ पर क्या हुआ, AgCl बना, जो कि एक व्हाइट पीपीटी बन जाता है, यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बन जाता है, और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आई, पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कि अनडिजॉल्व्ड सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक हमारा रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई ना कोई इनसॉल्युबल सॉलिड निकले, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा, सिल्वर नाइट्रेट को जब हमने NaCl में मिला दिया तो हमारा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है, एक और एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, वो है PbNO3 लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki, जो कि हमारी लास्ट क्लास में भी था, 2PbI नहीं, सॉरी PbI2 है, आई एम सॉरी, PbI2 लेड आयोडाइड का एक 2KNO3। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर येलो इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा था, तो वो क्या था, वो प्रेसिपिटेट था, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो ये भी एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। इसके बाद हमारा एक रिएक्शन आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रलाइज हो जाना, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाना। जब कोई भी एसिड या एसिड ऑक्साइड या और बेस या बेसिक ऑक्साइड मिलते हैं, बेसिक ऑक्साइड मिलते हैं, तो हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी एक न्यूट्रल रिएक्शन हो जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल है NaOH, जो कि हमारा एक बेस है NaOH, और प्लस HCl ले लिया। तो जब हमने इसको रिएक्शन करवाया तो Na प्लस Cl मिल जाता है और OH प्लस H मिल जाता है, यानी वाटर फॉर्म हो जाता है। NaCl प्लस वाटर फॉर्म हो जाता है, यानी एक सॉल्ट फॉर्म हो जाती है NaCl, जो भी एक कॉमन सॉल्ट होती है वो NaCl होती है। ठीक है, तो दिस इज दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन आया है तभी बताया मैंने। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, और एक बात और है कि हाँ, आप कहोगे कि मैम क्वेश्चन ये क्वेश्चंस कब करवाओगी, तो मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर आ जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इस पर PYQs आए हुए हैं, भर भर कर भी आए हुए हैं, किसी पेपर में, किसी में थोड़े कम आए हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है, पहले लिख लो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि आप किसी भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन का लॉस होना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसे नहीं समझ आएगा जब तक मैं एग्जाम्पल ना करवा दूँ। एग्जाम्पल के लिए जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर कम से कम 5-6 एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। पहला एग्जांपल जो है, मैंने ये सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, इसलिए टाइम मांग रही हूँ। जस्ट हाँ जी, तो एग्जांपल्स मेरे पास हैं। पहला एग्जांपल हमारा आता है H2S, ठीक है, प्लस Cl2 गिव्स आउट S प्लस HCl। ये हमारा एक रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ दे रखा है H2S और यहाँ दे रखा है Cl2। यहाँ पे पहली बात तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ खाली क्या दे रखा है? हाइड्रोजन दे रखा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमारा जो काम होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही काम है। तो इसके यहाँ पर आप देखो, हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ है। किसके साथ है? सल्फर के साथ है हमारा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ जब आए तो हाइड्रोजन हमारा किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हाइड्रोजन तो यानी सल्फर ने हाइड्रोजन छोड़ दिया, यानी लॉस हो गया किसका? हाइड्रोजन का। लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। लेकिन जहां पर क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन के पास कुछ नहीं था, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ हमारा क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ वेट अ मिनट, एक एग्जांपल समझ में नहीं आता। ZnO प्लस कार्बन गिव्स आउट Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कहीं भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पर पहले किसके पास था ऑक्सीजन? जिंक के पास था, लेकिन यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ से तो ऑक्सीजन चला गया, यानी लॉस हो गया किसका? ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जहां पर ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। लेकिन यहाँ कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, जहां कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो वहां पर हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है, वहां पर जब हमारा हाइड्रोजन का लॉस होता है तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और जहां गेन होता है ऑक्सीजन का, वहां हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ गए? अंडरस्टूड? ये चीज ऐसे ही लिखना अपनी नोटबुक में, और ऐसे ही इसको याद करना।
ये मैंने एग्जाम्पल सब कुछ दिए थे। अब इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ जहाँ पर PbS plus 2H2O2 gives out PbSO4 plus 4H2O। ठीक है, क्या ये दिख रहा है पूरा? हाँ जी दिख रहा है ये पूरा। हाँ। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, यहाँ सिचुएशन बता देती हूँ। PbS है, PbS plus 2H2O2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन भी है और यहाँ ऑक्सीजन भी है। अब क्या करें? आप यहाँ देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ गेन हुआ है। यहाँ पर आप देखो कि हाइड्रोजन गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो एक चीज आपको यहाँ नजर आ रही होगी, यहाँ ऑक्सीजन वाली जो कहानी है, Pb था, PbS था, इसने क्या करा? ऑक्सीजन को गेन कर लिया, PbSO4 बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन कर लिया, तो यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन तो हमें पता है ऑक्सीडेशन ही कहते हैं इसको। लेकिन हमने देखा यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो गया। पहले यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, पहले यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे? एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पर ऑक्सीजन का लूज हो गया, H4H2 हो गया, खाली यहाँ पर बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पर लॉस हो गया ऑक्सीजन का। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वन मोर एग्जांपल है कि 2PbO प्लस कार्बन गिव्स आउट Pb2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेड के पास है, ऑक्सीजन लेड के पास है, लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो लेड के पास तो ऑक्सीजन है नहीं, यानी यहाँ पर लॉस हो गया ऑक्सीजन का, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ आप कार्बन के पास देखोगे, कार्बन के पास तो ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक और टर्म आता है, दो टर्म्स और आते हैं, एक होता है हमारा टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों चीजों पर ही आपका इस टॉपिक में सवाल आए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो इसको समझना बहुत ध्यान से। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप कर लेना इसको, ठीक है। ये चलो नहीं, मैं इसी में एडिट करूंगी। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखोगे कि यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हुआ। जहां से हाइड्रोजन का लॉस होता है वहां क्या होता है? जहां से हाइड्रोजन का लॉस होता है वहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा जहां से हाइड्रोजन का लॉस हुआ है ना, उस चीज को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आई? अब इधर आ जाओ क्लोरीन पे। क्लोरीन ने क्या करा? हाइड्रोजन को गेन कर लिया, यानी रिडक्शन हो गया। लेकिन जिसने हाइड्रोजन को गेन करा है वो हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट पर आओ, अभी ऐसे नहीं समझोगे। जिंक ऑक्साइड है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमारा क्या हो गया? यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, यानी लॉस हो गया किसका? ऑक्सीजन का ही लॉस हो गया। तो जहां से ऑक्सीजन का लॉस हो और गेन हो जाए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का गेन हो जाए और ऑक्सीडेशन का लॉस हो जाए, हाइड्रोजन गेन और ऑक्सीडेशन का लॉस, जहाँ रिडक्शन होता है और जहां से होता है ना, जिस कंपाउंड से होता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां से ऑक्सीजन का गेन हो जाए और हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, जहां से ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, और तो जिस जगह से होता है वो जगह हो जाती है हमारी रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली इस वाले में आओ, यहाँ था हमारा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ कार्बन था। अब ऑक्सीजन का यहाँ तो लॉस हो गया, लॉस हो गया यानी रिडक्शन हो गया। रिडक्शन की दो ही चीजें हैं कि लॉस हो जाए किसका? ऑक्सीजन का लॉस हो जाए और गेन हो जाए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गेन हो जाए और ऑक्सीजन लॉस हो जाए, तो यहाँ रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब जहां से होता है उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग, अपोजिट हो जाता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना।
लेकिन जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, और जिस स्पीशीज से जिस एलिमेंट से या कंपाउंड से ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो हमारा बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है और पीबीओ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। और एक बात और, एक लास्ट चीज है इस टॉपिक में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उस जैसे कि हमने सारे ऊपर एग्जांपल लिए, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। रेड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, लास्ट एग्जांपल, जिसमें आप मुझे खुद बताएंगे, आप खुद क्या बताओगे। मैं ही बता देती हूँ। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 प्लस H2 gives out copper plus water, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर याद रखिए और आज ये करिए मेरे साथ। कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर से कॉपर में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो यानी क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है। पहले तो खाली ये लिखो कि कहाँ से ऑक्सीजनेशन हो रहा है, कहाँ से रिडक्शन हो रहा है। और H2 ने वाटर को गेन कर लिया, H2 ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो यानी ऑक्सीजन का गेन हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन जहां से रिडक्शन हो रहा होता है, जहां से रिडक्शन हमारा हो रहा होता है, वो हमारा बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जहां से हमारा सॉरी जहां से हमारा रिडक्शन हो रहा होता है, वो हमारा बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां से ऑक्सीडेशन हो रहा था, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। जहां से रिडक्शन हो रहा होता है, वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां से ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो बन जाता है, जहां से ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो बन जाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ, जहां पर आप मुझे बताओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये मुझे आपको बताना होगा। एक सेकेंड, बता रही हूँ। लेना जरूरी है, लेना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ये वाला करवाया तो नहीं है मैंने, तो मैंने करवा ही दिया हो। नहीं जी, मैंने ये वाला भी नहीं करवाया क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 4Na प्लस ऑक्सीजन gives out 2Na2O। ये आपका रिएक्शन है। इसमें से आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, बताना जरूर। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी, छोटी सी, मैक्सिमम 30 मिनट्स की होगी। उस वीडियो को देख लेना, बस उससे ज़्यादा की नहीं होगी। 30 मिनट में मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, 20 मिनट्स में की वीडियो होगी, उसको देख लेना। मैं इस वीडियो में नहीं रखी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। ठीक है। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जंग लगने को हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। जंग लगने को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन में बता देती हूँ। द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of, मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी आ रही है, सो प्लीज मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखें। बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स लाइक एसिड्स, उस प्रोसेस को ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। इसको हम क्या कहेंगे? कोरोजन। जहां पर कोई भी मेटल्स जो हैं ईटन अप, यानी वो खराब हो जाए एक तरीके से, किसकी वजह से? हवा की वजह से, बाय एयर, सराउंडिंग एयर, मॉइस्चर की वजह से, कोई केमिकल्स लाइक एसिड्स की वजह से जो उनकी सरफेस पर खराब हो जाता है, उसको कोरोजन कहते हैं। और इसका एग्जांपल आपको पता है, यहाँ से मैं एक न्यू स्लाइड, इसका एग्जांपल, एक बहुत प्यारा एग्जांपल जो है वो दिया जाता है उसका, रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता होगा, आयरन नेल होता है, ऐसे ही छोड़ दोगे, वैसे सिल्वर कलर का होता है, लेकिन आप कुछ टाइम ऐसे ही छोड़ दोगे हवा में, तो फिर वो कौन से कलर का हो जाता है?
ब्राउनिश कलर का हो जाता है, आपके दीवारों में ठुके होते हैं आयरन नेल्स, उसी की तरह। सेकंड हमारा आता है हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर स्पून्स होते हैं, ठीक है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। पड़े रहेंगे ना तो आप यही देखोगे, कोई बंद घर होता है ना जहाँ पर सब सामान रखा होता है, और फिर अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं वहाँ से स्पून्स गिनने की, तो वो स्पून्स गिनते हैं ना, वो स्पून्स जो होते हैं सिल्वर स्पून्स जो होते हैं, कोठियाँ ही होती हैं मोस्टली बंद घर में, कोठियाँ महल है, ऐसे ऐसी जगह होती हैं, ठीक है। और वहाँ सिल्वर स्पून्स होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है, तो अच्छे अच्छे सामान भी होता है, और वहाँ पर सिल्वर स्पून होता है, वो ब्राउन हो जाते हैं। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी होगी, क्या देखी होगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बेटा वो पहले अलग थी, मैं दिखाती हूँ, उसकी फोटो है मेरे पास, लेट मी शो यू, आई थिंक मेरे पास है, मैं इंसर्ट करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहीं पर इंसर्ट करती हूँ, लिखती हूँ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एग्जांपल आ गया है, यहाँ पे प्रॉपर नहीं आया, लेट मी इंसर्ट इट। इसमें देखोगे आप, चलो रहने दो, ग्रीन कोटिंग है, आ जाती है कॉपर पे, ठीक है, ग्रीन कोटिंग क्या हो गया, ग्रीन कोट, ओहो क्या परेशानी आ रही है इसमें, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो फिर क्या होता है, ग्रीन कोटिंग जो होती है कॉपर की, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आप देखो ग्रीन कलर की हो गई है, तो ग्रीनिश कलर की हो जाती है, और ग्रीन कलर की हो जाती है कोटिंग, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर भी आपने देखी होगी। और इसके कुछ इफेक्ट्स भी हैं, इसके इफेक्ट्स मैं बता देती हूँ कोरोजन के कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं। डैमेज टू ब्रिजेस, डैमेज टू ब्रिजेस, ब्रिजेस बने हुए होते हैं आयरन के, डैमेज टू ब्रिजेस, ठीक है। इसके बाद आयरन रेलिंग्स होती हैं, तो किसी किसी के घर में होंगी आयरन रेलिंग्स, आजकल लोग शीशे की रेलिंग्स लगवाते हैं, ठीक है। बॉडीज ऑफ व्हीकल्स, बॉडीज ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और इसके बाद एक और आता है शिप्स, शिप्स में जो होते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स किससे बने होते हैं आयरन से, उन पर उनका डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं, ड्रॉ, हाँ जी। इसके बाद हमारा एक लास्ट टर्म रहता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है कि जो हमारा खाना होता है वो सड़ जाता है। बनानास देखे हैं आपने, बनानास जो होते हैं, केले जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। टोमेटोज होते हैं, टोमेटोज सड़ जाते हैं, पिचक जाते हैं, बहुत गिलगिले से हो जाते हैं, गंदा सा हो जाता है वो। तो वो सब क्या है रेंसिडिटी की, जो भी फूड, द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, द स्लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स। तो फैट्स और ऑयल होते हैं खाने में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे क्या होता है खाना सड़ जाता है, और जिससे क्या होता है विच लीड टू अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट भी बहुत खराब होता है, स्मेल भी बहुत गंदी आती है, हम फेंक ही देते हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए आपने अपने घर में देखा होगा आपकी मम्मी क्या करती हैं, फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए आपकी मम्मी करती हैं क्या, क्या करती हैं आपकी मम्मी, खाना फ्रिज में रख देती हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं, यानी रेफ्रिजरेशन, ताकि खाना खराब ना हो तो उसको रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेट कर देती हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऐसी चीज जो ऑक्सीडेशन को रोकती है। हम एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जो चीज फैट और ऑयल से बनी होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। दो तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक होता है BHA, एक होता है BHT, वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, उसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक है ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये दो तरीके के हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। या हम एक और चीज कर सकते हैं कि आपने चिप्स खाई है कभी, चिप्स खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे,
काफ़ी बच्चे खाते हैं। तो पैक्ड फूड होता है और वो हमने देखते हैं फूले फूले टाइप होते हैं, फूले हुए होते हैं। अब उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस होती है और वो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करती है, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है फाइनली, और अब जो है चैप्टर मेरा खत्म हो गया है आपका। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवा दूंगी, उसमें क्वेश्चन का कोई टाइम नहीं लगना, 20 मिनट लगेंगे, लेकिन वो अभी नहीं होंगे, दूसरी उसमें होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल करना, ताकि और वीडियोस आपको इसी चैनल पर दिखती रहें। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट्स में बताना जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो सारे कमेंट्स में हो जाने चाहिए। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे जितने भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी बेल आइकन प्रेस करने पर। और मिड नवंबर तक, जैसे कि मैंने डिसाइड कर रखा है कि जैसे कि सीरीज का नाम है एग्जाम वॉरियर सीरीज, मिड नवंबर तक आपका क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, और साथ साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने करवा भी दी थी पार्ट 1 में, लेकिन इसमें थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, तो इस चक्कर में मैं नहीं करवा रही इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो यानी मैं 20 मिनट्स की वीडियो डालूंगी, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही होगी। और मैं मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो अराउंड 90% ऑफ पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आता है। सो प्लीज like this video, subscribe my channel, and that's it. Thank you, tata, bye bye. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।